नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की, महंगाई पर आमने सामने की। बिहार में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आरजेडी समेत विपक्ष ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर महागठबंधन की ओर से पटना के बापू सभागार में प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरजेडी वाम दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी के मुद्दे पर रिपोर्ट कार्ड के जरिए विपक्ष द्वारा बिहार सरकार को घेरा गया। तेजस्वी यादव ने लुटेरी सरकार, परेशान बिहार नाम से रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया। इस दौरान 7 अगस्त को बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता ने महागठबंधन को जिताया था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी जेडीयू ने सरकार बना ली। बिहार में डबल नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट में हर क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में सरकार नागपुर से चलती है। नीतीश सीएम की कुर्सी पर है, लेकिन कब्जा बीजेपी का है। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर भी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस दौरान वाम दल के डी राजा ने कहा कि हम लोगों को मजबूती से बिहार और केंद्र सरकार से लड़ना है। बिहार में बेरोजगारी है, यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के रिपोर्ट कार्ड और उनके आरोपों में कुछ भी दम नहीं है और न सच्चाई है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतरीन तरीके से सरकार चला रहे हैं। नीतीश ने उदाहरण पेश किया कि गठबंधन की सरकार किस तरह चलाई जाती है। बिहार हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज महागठबंधन में सम्मेलन में कांग्रेस नहीं है, महागठबंधन खुद एकजुट नहीं है। नीतीश सहयोगी दलों और विपक्षी दलों को भी साथ लेकर चलते हैं। जाति की जनगणना को लेकर उन्होंने जो बैठक बुलाई, उसमें गठबंधन दल और विपक्षी दल भी मौजूद रहे। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं और न ही नागपुर से सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी ट्वीट करते हैं और मीडिया में बयान देते हैं, इससे कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकता। सवाल है कि महागठबंधन की ओर से सम्मेलन में नीतीश सरकार पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी गंभीरता क्या है? क्या वाकई नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल है? क्या प्रदेश में स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी बढ़ रही है, या सारे आरोप महज सियासत के लिए लगाए जा रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या नीतीश सरकार नागपुर के इशारे से चल रही है? सवाल यह भी है कि क्या लालू यादव के कार्यकाल में बिहार में सब कुछ ठीक था? करेंगे पूरा विश्लेषण, और इस चर्चा में खास मेहमान भी हमारे साथ शामिल हैं, जिनसे इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमें समझना होगा जो खबर है पूरी महंगाई को लेकर। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने निशाना साधा, कुशासन को लेकर निशाना साधा, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा बिहार में, ऐसा करना है तेजस्वी यादव का। अब हमें यह समझना है कि क्या वास्तविक स्थिति बिहार की यही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रवक्ता आरजेडी, और प्रभात रंजन, नेता जेडीयू। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो महागठबंधन के आरोपों में कितना दम है, ये हम समझेंगे। महंगाई पर दोनों आमने सामने, दोनों खास मेहमानों से हमने आपको रूबरू कराया है, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रवक्ता आरजेडी, और प्रभात रंजन, नेता जेडीयू। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही प्रभात रंजन जी, तमाम आरोप लग गए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, महंगाई, सब पर चुप्पी, और जनगणना पर तेज हुई सियासत। तो मेन मुद्दों पे तो हम शांत रहते हैं। बिहार की स्थिति इतनी अब सुधर गई है कि अब ये बड़े मुद्दे बहुत पीछे छूट गए हैं, बिहार को इनकी जरूरत नहीं है। कई आरोप लगे हैं। देखिए, आरोप का क्या है, आरोप लगते रहते हैं। आरोप लगाने वाले काम सिर्फ आरोप लगाना, क्योंकि उन्हें काम तो करना नहीं है।
जब उनकी सरकार की, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारा जो कहना वो ये है कि यह जो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने जारी किया है, यह रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से वास्तविकता से दूर है और झूठ का पुलिंदा है। जनता को गुमराह करने के लिए यह रिपोर्ट कार्ड जारी की गई। तो आपको लग रहा है बिहार एकदम जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था वो मांग आपकी पूरी हो रही है, या उसको मांगने की, उस मांग को उठाने की जरूरत ही नहीं है? आपको लगता है कि सड़कें इतनी बेहतरीन हो रही हैं, वो उसके लिए अब बिहार को कोई जरूरत नहीं है? आपको लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो गई है? जीरो टॉलरेंस है। सड़क, बिजली, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज में बिहार में प्रगति कर रहा है। जहाँ तक राज्य का वार्षिक बजट की अगर आप आकलन करेंगे तो 2004-05 में जब लालू राज हुआ करता था, आरजेडी के शासन थे, उस वक्त 23,825 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था मात्र, और आज 2021-22 में 2,37,000 करोड़ रुपए का बजट। तो आप अंतर देखिए कितना है, 2,10,000 करोड़ रुपए का अंतर है, सीधा सीधा। प्रति व्यक्ति आय 2005-06 में 7,914 रुपया हुआ करता था, और 2022-23 में 50,555 रुपये प्रति व्यक्ति आए। राज्य का विकास दर 2005-06 में 5.08 हुआ करता था, 0.8%, और 2022-23 का जो आकलन क्या है वो लक्ष्य 11% से अधिक। मालूम नहीं है कौन सा रिपोर्ट कार्ड है, और रिपोर्ट कार्ड जारी करने का इनका कौन सा तरीका है, आखिर कौन से डाटा को वह उठा रहे हैं और कहां से विश्लेषण करते हुए, पूरे एनालिसिस करते हुए वह यह बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। बाढ़ में जो बिजली, ठीक है, जवाब ले लेते हैं नवल किशोर यादव जी से, जवाब ले लेते हैं। नवल किशोर जी, आंकड़े के साथ यहाँ पर प्रभात रंजन ने सारी बात रख दी, कह रहे हैं कि आप पता नहीं कहां से आंकड़े उठाकर ले आते हैं और बिहार सरकार पर थोपने की कोशिश करते हैं। आपका गठबंधन जिनसे है उसमें कई खास लोग तो नजर ही नहीं आते हैं। जब आप एक नहीं है तो मुद्दे जो उठाते हैं उनमें भी आपके दम नहीं है। देखिए, इनकी जो जानकारी है वो आज की नहीं है, बहुत सालों से यही कह रहे हैं कि पूरा बिहार का विकास कर रहे हैं। तो आप अगर विकास कर रहे हैं, मान लीजिए रोजगार का, उन्होंने तो आंकड़े दिए, वो पूछ रहे हैं आपके आंकड़े कहाँ के हैं? नहीं, आंकड़े हैं ना, बता रहे हैं आपको, आप घबराइए नहीं, और नहीं प्रभात जी को घबराने दीजिए। मैं क्यों घबराऊंगा? मैं तो जनता का नुमाइंदा हूँ, मैं तो सवाल पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा, उनसे ही पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई कार्रवाई करने की आप सोच रहे हैं तो अलग बात है। उसी का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक नौकरी की बात है, 2020 के चुनाव के दौरान रिक्तियों के आधार पे हमने बिहार के जनता को, नौजवानों को सूचना दिया था, और उसके आधार पे हमें समर्थन भी मिला था कि 10 लाख नौकरी आज की अगर चाहे बिहार सरकार को दे सकती है, क्योंकि वो रिक्तियों और अनुपात के आधार पे है। नंबर 1, उससे घबराकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख रोजगार सृजन की बात की है। तो ये बता दें कि पिछले 1-1.5 साल में 19 लाख रोजगार को उन्होंने क्या किया, नंबर 1। नंबर 2, जो भी रिक्तियां निकलती हैं, जो भी वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, पीपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक है। कौन सा एग्जाम है जहाँ पर पेपर लीक नहीं होते हैं? जहाँ पे रिजल्ट आए हैं वहाँ पे बहाली कहाँ हुई है, वहाँ पर बहाली कहाँ हुई है, ये बता दें। नंबर 3, जिस बात की जा रही है कि जो पूरा बिहार का विकास के विषय में एक रिपोर्ट जो नीति आयोग ने की, लगातार दोनों साल फिसड्डी साबित हुई। तो ये विकास कहाँ करते हैं? और जो कह रहे हैं बजट की बात, तो बजट में जब इतने पैसे मिले तो ये कहाँ गए? क्या ये सारा भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया? जो किसी के नाम पे वसूली होती थी, क्या वही चलती है? कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये कमीशन और भ्रष्टाचार नहीं है? वो इनको पता है सबको, क्योंकि सरकार खुद उसमें लिप्त है। शराबबंदी पूरी तरह ही नहीं, बुरी तरह फेल है, वो पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं उसको। अब आइए बात विकास की, सड़क और पुल की बात कर रहे हैं। कुछ पुल तो उद्घाटन के दिन ही गिर जाते हैं, कुछ 1 महीना के बाद गिर जाते हैं, और उसमें 1-2 करोड़ नहीं, 600-700 करोड़ रुपए लगते हैं। तो ये तो इनके विकास का मॉडल है जो कि नागपुर से चलकर आया है। और जहाँ तक कानून के राज का बात है, या वहाँ के लोगों के जीवन स्तर का बात है, अभी बहुत नई घटना है, आपको ये मालूम होगा, सरायरंजन समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने भूख के परेशान होकर आत्महत्या कर दी। तो ये तो इनका नजारा है।
पटना में किस दिन लूट नहीं होता है, किस शहर में किस दिन लूट और हत्याएं नहीं होती हैं, बलात्कार की घटनाएं नहीं होती हैं। तो ये कानून का राज है, नीतीश का राज है, ये डबल इंजन सरकार है कि ट्रिपल इंजन सरकार है, ये तो सारा परिचय आप ही देते हैं। प्रभात रंजन जी, आप विपक्ष को लेकर ये कह रहे हैं कि इनके दावों में दम नहीं है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट को भी आप फिसड्डी साबित करेंगे? क्योंकि उन्होंने जिस तरह की रिपोर्ट, उसमें तो बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। तो आप किस पर निशाना साधना चाहते हैं? सवाल ये उल्टा हो जाता है कि आप कहां से आंकड़े लेकर आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर सारी चीजें सही हो गई तो बिहार को अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ठुकरा दिया जाएगा। सब कुछ तो ठीक है बिहार में। देखिए, बहुत सारे जो बात होती है सिर्फ आकलन एक चीजों से नहीं होता है। अगर हम विकास की बात करेंगे तो हम यह भी देखेंगे कि जो 2005 के दौरान, 5-6 के दौरान जो बिजली का मांग हुआ करता था वह कितना था? बिजली का मांग 2005 में 700 मेगावाट और उपभोक्ता उस वक्त 24 लाख मांग, 24 लाख के आसपास। ये सरकारी आंकड़े हैं, हम आंकड़े उठा जहां से रहे, ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, ये सब क्या आंकड़े हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट को क्या मानते हैं, सही है या गलत है? मैं वहां पे भी आऊंगा। उसी ने कहा है ना, उसी ने तो सारे आंकड़े दिए हैं आपकी सरकार। और अभी बिजली की जो मांग है वो 5,932 मेगावाट है और लगभग 2.25 करोड़ उपभोक्ता है। तो 2005 के दौरान और 2022 के दौरान आप अंतर देखिए, 17 साल में कितने उपभोक्ता बढ़े। ठीक है, विकास का पैमाना आप कैसे रखते हैं? मांग और खपत के अनुसार है। मांग आपके जो वादे थे, मतलब कल आपके जो वादे थे, उन वादों की तरफ ध्यान ले गए हैं वो। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियों की बात करी थी, 19 लाख रोजगार देने की बात यहाँ पर बीजेपी ने करी थी। उन सबका आंकड़ा वो मांग रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो जरा बता दीजिए कि इन आंकड़ों में से कितने रोजगार आपने मुहैया करा दिए हैं वहाँ के युवाओं को। प्रभात रंजन जी, सवाल ये, उन्होंने रोजगार की बात करी, आप कह रहे हैं कि हम बिजली देते हैं, इतनी बिजली दे रहे हैं। जब वो कहते हैं कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल हैं, तो आप कहते हैं हम जनगणना करवा देंगे। असल सवालों से भागने की कोशिश क्यों? अरे जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर भी तो जवाब दे दीजिए। नहीं, जब हम जवाब दे रहे होते हैं आप सवाल चेंज करते हैं। उन्होंने रोजगार का सवाल दिया तो आप रोजगार में बता दीजिए कितने रोजगार दे दिए। 19 लाख रोजगार की बात की, आप कितने अब तक कितने मुहैया करा पाए बता दीजिए। आपने बात किया सड़क का, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी फंड आ रहा है और सड़क के बारे में। तो जहां तक बात सड़क की है बिहार में, बिहार की राजधानी पटना से जिला मुख्यालय पहुंचने, किसी भी जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए आपको 3 से 3.5 घंटे के अंदर आप आज पहुंच रहे हैं। और तमाम जिला मुख्यालय से स्थानीय जगह पहुंचने के लिए एक सर्विस लेन जारी किया गया है। आप जिला मुख्यालय से अपने गांव के आसपास पहुंचने के लिए आपको मात्र 45 से 1 घंटे लग रहे हैं, चाहे वो कहीं भी आप जाए। बिहार के सुदूरवर्ती क्षेत्र की अगर बात कर रहे हो आप, तो वहां पहुंचने में आपको 3.5 से 4 घंटे लग रहे हैं। यह है सड़कों का हाल, सड़कों का जाल सा बिछा दिया गया है। और आप लोग कई एक बार कोट किए, हम लोग भी कोट किए हैं कि अब्राहम लिंकन कहा करते थे कि अगर किसी भी देश को या राज्य को अगर विकास करना है तो वहाँ सड़कों का जाल बिछा दीजिए। ठीक है, अब तो उसका आज जवाब दे दीजिए। बिहार में सड़कों का जाल बिछा है। ठीक है, विद्यालय का निर्माण उसी तरह से जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं का भी जबरदस्त रूप से कई जगह हॉस्पिटल खोले गए, कई जगह स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले। कोविड में किस तरह की हालत रही है तो आपने भी देखा होगा, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। किस तरह की हालत रही थी कोविड बिहार में? पूरे ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही थी, लोगों को कैसे ले जाए, एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि पूरे विश्व समुदाय वो सारी चीजें सही हो तैयार नहीं था। पूरा विश्व समुदाय कोविड के लिए तैयार नहीं था। ऑक्सीजन का बुरा हाल था क्योंकि हम तैयार तो नहीं मानते हैं, लेकिन व्यवस्था क्या गई ये भी तो बताइए। व्यवस्था के बाद सवाल बदल जाता, सवाल का कितने जवाब बदल जाता है। कितने लोग बाहर से बिहार पहुंचे या बिहार में जो लोग थे उन सब के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। स्वास्थ्य केंद्रों पे व्यवस्था थी। गांव के बाहर विद्यालय में भी कोविड केंद्र खोला गया था। क्या बात नहीं किया गया? ये डाटे बता रही है, आंकड़े बता रहे हैं। मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ। इसीलिए तो आंकड़ों की बाजीगरी की बात की जाती है। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तस्वीरों में बहुत कुछ देखने को मिला। जब मैं वक्तव्य देता हूं तो आप कहते हैं आंकड़े के साथ आइए, जब मैं आंकड़ों के साथ आते हैं तो आप कहते हैं आंकड़ों की बाजीगरी है। या फिर क्या है? तो आपको लगता है सही आंकड़े दे रहे हैं और बाजीगरी नहीं हो रही इनमें? बिल्कुल आंकड़े सही। ठीक है, अब आंकड़े तभी मैं बोल रहा हूँ, आंकड़े के साथ बैठा। चलिए ठीक है मालिक, आप रोजगार की भी बता दीजिए जरा। रोजगार का आंकड़ा भी हमारे पास पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन बिहार सरकार लगी हुई है कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे रोजगार मुहैया कराया जाए। ठीक है, इसलिए तमाम क्षेत्रों में ITI केंद्र का खोला गया है।
और बिहार से कई एक जगह पे, खास करके बिहटा में जो औद्योगिक संकुल स्थापित किया गया है, वहाँ पे कई लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। कई लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। ठीक है, हमारे गांव के आसपास लोगों से हम मिले हैं और उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण, उन्होंने कहा कि हाँ, हमें रोजगार मिल रहा है। हाँ ठीक है, अब आपने आंकड़े बता दिए, हम जरा देख लें कितना सहमत है विपक्षी दल आपसे, जिन्होंने महंगाई को लेकर भी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी और कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल कराए, उसके भी हम जवाब लेंगे। नवल किशोर जी, सड़कों की बात करी कि उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत बहुत बेहतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड में भले ही दिक्कतें आई हों, लेकिन हमने बहुत सारी दिक्कतों को सही किया। उन्होंने आंकड़े भी पेश कर दिए। अब आपको कहाँ दिक्कत नजर आ रही है? देखिए, सड़कों की इन्होंने बात की, तो क्या सड़क बनाने से जनता, जो भूखी जनता है, उसको खाना मिल जाए? नहीं, ये बात नहीं है। उन्होंने कहा आपने जो सवाल उठाया वो आंकड़ों के साथ हमने जवाब दे दिया आपको। जो आपको कहाँ समस्या नजर आ रही है? आंकड़े भी है, आंकड़े तो ये कहते हैं कि हर दूसरा घर से व्यक्ति मजदूरी के लिए बाहर जाने को बाध्य है, नंबर एक। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि जो स्कूल, जो कॉलेज की शिक्षा है, बीए है, एमए है, वो 3 साल और 2 साल के बदले में 5 साल 6 साल लेट है। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि रिजल्ट घोषित नहीं होते हैं। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि जो स्कूली शिक्षा है उसमें सबसे खराब रिजल्ट बिहार देता है, सबसे अप्रशिक्षित शिक्षक। तो आज से दे रहा है क्या? बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुआ क्या ये? इससे पहले नहीं था? इससे पहले था, लेकिन क्या था वो तो आप बताएंगे। आपको भी मालूम है कि जो क्वालिटी शिक्षक जो बहाल हुए थे वो लालू जी के समय में ही हुए थे। जो इनके समय में जो शिक्षक बहाल हुए थे उसका हालत देख लीजिए कि शिक्षा 2005 में जो बच्चा क्लास 1 में गया और वो क्लास 12 किया 2017 में, तो आप देखें कि 67% बच्चे फेल थे। जो अनट्रेंड शिक्षक 2017-18 का नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 74% है। तो भर्तियां करने से नवल किशोर जी सारी व्यवस्थाएं सही हो जाती हैं? क्या करने से? अगर रिजल्ट की बात आ रही है, अगर रिजल्ट तो तब भी लेट होते थे, अब भी लेट हो रहे हैं, और उस पर आपकी सरकार ने क्या किया ये भी बता दीजिए। भ्रष्टाचार की आपने बात की, तो आपकी सरकार में क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार और जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है ना कि सृजन में क्या हालत है। जो नरेंद्र मोदी 2015 में आकर बोले थे कि नीतीश कुमार और जदयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न, और 60 घोटालों का नाम गिनाए थे, क्या उन घोटालों में जो लोग शामिल थे उनको उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया? सृजन में कौन क्या हो रहा है किसी को पता है? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में क्या हुआ, कौन आरोपी है, पता है? उसमें मुख्य आरोपी सृजन घोटाले का अभी तक प्राप्त हुआ कहाँ है? देखिए, अगर बात करनी है आंकड़ों पे, तो आंकड़े तो सब इनके खिलाफ में है। कोई मीडिया का आदमी अगर फ्रंट पेज पे नीतीश कुमार के खिलाफ में लिख दे, उसका दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाता है। ये कौन नहीं जानता है? आप जो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो मॉडल है, वो नीतीश कुमार का मॉडल इसलिए नागपुरिया है कि केवल डराने धमकाने का काम करते हैं वहां के लोगों को, वहां के मीडिया को भी। और जो जहां तक विकास का सवाल है, सिर्फ सड़क, बिजली, और बिजली कितनी महंगी है वो भी उनसे पूछ लीजिए कि बिजली कितनी महंगी है। जो पुल बने 700-800 करोड़ के, चूहों ने कैसे उसको खा लिया? जो बाढ़ के लिए पैसे आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बाढ़ को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जदयू का है, ये कौन नहीं जानता है? तो ये जो आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़े तो बहुत है, उनसे ज्यादा आंकड़े उनके खिलाफ में, लेकिन उन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको बोलना है केवल जितने भी बातें कही हैं उन पर क्या जवाब है? अगर पुल चूहे खा जाएं तो इससे कौन संतुष्ट होगा? महंगाई पर बात नहीं होती, कौन संतुष्ट होगा? और ना कोई आवाज़ उठाई जाती। कितनी जगह, कितनी बार इस आवाज़ को उठाया गया? जितने भी सांसद आपके, कितनी बार सदन में बिहार के मुद्दों को उठाया गया? बता दीजिए जरा। ठेका दिया जा रहा है, जो भी पुल बना रहा है, अब जो ठेका दिया जा रहा है, मेंटेनेंस का काम भी वो नहीं कर रहा है। राज्य सरकार ने जो फंड जारी किया उस पुल को बनाने के लिए, अब ठेकेदार को पुनः उस पुल को बनाना है और उसी पैसे में बनाना है। इसके लिए राज्य सरकार कोई अलग से पैसे देने नहीं जा रही है। नंबर 1 ये हो गया। नहीं तो घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ ना। दूसरा, इन्होंने कहा कि लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए। तो देश, भारत देश हमारा, वो लोग जो मेन पुल है जहाँ भी रोजगार लेकर क्या कार्रवाई हुई? क्या जब पुल बन रहा था तो उस वक्त इसका ध्यान नहीं दिया गया? भ्रष्टाचार की तो बात करी उन्होंने कि भ्रष्टाचार इस तरह से चरम पर है कि इस तरह के बयान सामने आने लगते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो पुल टूटा है इससे इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी उस पुल का निर्माण किया है
पुनः स्कूल को उसे ही बनाना है और उसी फंड में। ठीक। यह कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेवारी है उस स्कूल को वो दुरुस्त तरीके से बनाए। ठीक। कई एक अधिकारी हैं जो उसकी जांच भी करते हैं, निगरानी चल रही है, जांच चल रहा है, समीक्षा की जा रही है, लेकिन पुनः उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्कूल का निर्माण करना। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई मंत्री नहीं गए होंगे चेक करने के लिए, और गए होंगे तो उन्हें पता नहीं चला होगा। वक्त की कमी है, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि अब आपके हिसाब से क्या क्या लगता है कि जो आप केंद्र सरकार से कहेंगे कि बीजेपी की ये समस्या है, इसको खत्म करिए। चलिए, संपर्क लगता टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विरोधी दल कह रहा है कि हमने तमाम बड़े मुद्दे उठाए, उस पर जवाबदेही नहीं बनती, और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी ये झूठा साबित कर रहे हैं। अब ये जवाब देना और ये तय करना है बिहार की सरकार को और बिहार की जनता को कि असल में सही कौन बोल रहा है और ज़मीनी हकीकत वहाँ पर क्या है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।